सारी दुनिया हैलोवीन दिवस मना रही है, जिसमें माना जाता है कि कब्र में से पूर्वजों की आत्माएं बाहर आ जाती हैं। उन्हीं को समर्पित होता है आज का ये दिवस, उनको खुश करने के लिए। और ऐसे में मुर्दैया का पाठन आप लोगों के सामने करके मैं इसे मना रही हूं और खासा रोमांच महसूस कर रही हूं, क्योंकि मुर्दैया जो है उसकी पूरी पटकथा भूत पिशाचों के अंधविश्वासों के आसपास घूमती है और किस प्रकार अंधविश्वास और पाखंडवाद का भूत उतारा है मुर्दैया के जरिए तुलसीराम जी ने, ये इसका सबसे रोचक पहलू है। तो इसे पढ़ते हुए मैं खासा रोमांच महसूस कर रही हूं आज। वैसे तो ये एपिसोड आपके पास कल पहुंचेगा, यानी 1 नवंबर को एडिट के बाद, लेकिन क्योंकि आज मैं इसको शूट कर रही हूं इसलिए काफी रोमांच महसूस कर रही हूं। तो चलिए मुर्दैया पर लौटते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार सूखे के बाद जब बारिश होती है तो लोगों का जो जीवन है वो सामान्य गति से चलने लगता है, चहल पहल हर्षोल्लास हर जगह होने लगता है। और ऐसे में ही नटों का परिवार मुर्दैया के पास आकर रुकता है और फिर जो दौर शुरू होता है कुश्ती का, करतबबाजी का और पहलवानी का, वो सिखाते भी हैं और कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं। 15 दिन इसी तरीके की चर्चा में बीत जाते हैं और अंत में उनको भाव विभोर होकर सब लोग गुड बाय कहते हैं। तो अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। जाहिर है उस बरसात ने सूखाग्रस्त गांव में दलित बस्तियों में अनेक गतिविधियों की भरमार कर दी थी। अब जो चिट्ठियां मुझसे लिखवाई जाती थी उसमें किसुनी भौजी जैसी युवतियों द्वारा ऋतु वर्णन भी शामिल होने लगा था। उनके अर्थ वैसे ही होते थे जैसे पद्मावत में महाकवि जायसी की ये पंक्तियां, बड़ी से मधा झकोरी झकोरी मोर दऊ नैन चुवे अस ओरी। जिन्होंने भी एमए के दौरान, एमए हिंदी में एमए करने के दौरान ये महाकवि जायसी को पढ़ा होगा वे समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा है। उधर हमारा स्कूल भी जाड़े की शुरुआत होते ही अनेक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। पहली पंचवर्षीय योजना चालू तो हो गई थी, किंतु उसका प्रभाव कहीं नहीं नजर आ रहा था। पहली बार सर 1959-60 के जाड़ों में हमारे क्षेत्र में जहानागंज कस्बे में ब्लॉक विकास केंद्र खोला गया था, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों में कृषि प्रदर्शनी आयोजित होने लगी। अनेक सरकारी अधिकारी जैसे एडीओ, बीडीओ, तहसीलदार तथा डीएम आदि इन स्कूलों का दौरा करने लगे। ऐसे प्रदर्शनियों के अवसर पर मुझे यह अनुभव होने लगा कि 2 वर्ष पहले कौड़ा तापते हुए मुन्नर चाचा जो कुछ भी रूस में समूही खेती या नेहरू की योजना के बारे में बताते थे उसका साकार रूप इसमें दिखाई देने लगा था। उस समय हमारे स्कूल पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। प्रदर्शनी में लहलहाती फसलों के बड़े बड़े नमूने रखे गए थे। वहां बड़ी संख्या में किसान आते थे। शाम के समय बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्लॉक द्वारा आयोजित किए जाते थे। उस समय जहानागंज ब्लॉक के एक मशहूर बिरहा गायक थे जो अपनी गायन शैली में विकास कार्यक्रमों को भी शामिल किए हुए थे। उनका नाम था जयश्री यादव। लोहे का करताल बजाते हुए जब बुलंद आवाज में इन लाइनों हुई है, अब कल्याण पंचवर्षीय योजना से हरा भरा खेत खलियान पंचवर्षीय योजना से को गाते तो सभी रोमांचित हो उठते थे। ऐसी प्रदर्शनियों के बाद गांव गांव में ग्राम सेवक घूमने लगे। साथ में कभी कभी स्कूलों के कृषि छात्र भी होते थे। वे सभी डिबलर से बीज बोने के लिए किसानों को प्रेरित करते रहते थे। डिबलर लकड़ी का 1 दर्जन खूंटियों वाला चौकोर खांचा होता था। इसका इस्तेमाल खेत में खूंटियों द्वारा बनाए गए छेद में फसलों के बीज बोए जाते थे। उस समय डिबलर से खेती का वर्णन विभिन्न लोकगीतों में खूब मिलता था। लोकगीतों में शायद समझाते थे क्योंकि आज भी देश की ज्यादातर आबादी जो है वो निरक्षर है और लोक धुनों में बनाकर या पिरोकर यदि किसी बात को समझाया जाए तो लोगों को जल्दी समझ में आता होगा। शायद यही वजह होगी कि उस समय लोकगीतों का ज्यादा प्रचलन रहा और हर बात को कहने की संवाद जो होते थे वो गायन शैली में प्रस्तुत किए जाते थे, जिससे कि निरक्षर लोग भी उसको आसानी से समझ सकें और उसको याद भी कर सकें।
इन सब क्रियाकलापों से नेहरू जी की छवि ग्रामीण इलाकों में काफी निखरने लगी थी। लोग अकाल से उत्पन्न दुख दर्द को भूल गए थे। धान की अच्छी फसलों के बाद चैत वैशाख के दिनों में जो गेहूं, चना, मटर आदि फसलों की कटाई से दलितों के बीच काफी खुशहाली छा गई थी। इसका कारण था कुछ महीनों के लिए उचित भोजन व्यवस्था। इस संदर्भ में हमारे पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जमींदारों के बीच चमारों को लेकर एक काव्यात्मक मुहावरा प्रचलित था। भादों भैंसा चैत चमार, इनसे कबहुं लगे ना पार। यह एक निरादर पूर्ण अमानवीय अभिव्यक्ति में चमारों की पेट भरकर खाने की खिल्ली उड़ाई गई थी। तो लोग हमेशा उन्हें भुखमरी की तरफ जाते हुए ही देखने में प्रसन्न रहते थे। उपरोक्त उक्ति से यह भी प्रकट होता है कि भारत का सवर्ण समुदाय चमारों को भूखे पेट देखना ही ज्यादा पसंद करता है। हाँ, यह भी अवश्य परिवर्तन आया कि चैत आते ही अकाल के दौरान बंद शादी विवाह के समारोह एक बार फिर पुनः जागृत हो गए थे। हल्दी की रस्म तथा मट मंगरा के गीत दलित बस्तियों में गूंजने लगे। ऐसे अवसरों पर सोने की थारी में जेवना परोसा रामा, जेवना न जेवे हमरा बलम। धुन जानी पहचानी से लगती है ना, ये शब्द जाने पहचाने हैं। जी हाँ, यदि आपको याद हो सिलसिला का जो रंग बरसे वाला गाना है, ये शब्द उसमें आते हैं। अमिताभ बच्चन जब गाते हैं जो सोने की थारी में जमुना परोसा, खाए गोरी का यार, बलम तरसे रंग बरसे। और ये गाने की लिरिक्स भी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं। तो जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन जी भी इलाहाबाद के हैं और वहां पर इस तरह की लोक धुन होती होंगी और उसी से इंस्पायर्ड होकर फिल्म में इस गीत को डाला होगा। यह एक अत्यंत प्रचलित लोकगीत हुआ करता था जिसे मट मंगरा से लेकर शादी के दिन तक लगातार गाया जाता था। इस दौरान दलितों की झोपड़ियों की दीवारों पर कोहबर कलाकृतियां विभिन्न रंगों में उभर कर अपना एक अलग ही सौंदर्य बिखेरने लगती थी। दीवार पर गेरू तथा हल्दी से जो पेंटिंग की जाती थी उसे कोहबर कहा जाता था। ऐसी कलाकृतियों में केले का पेड़, हाथी, घोड़े, औरत, धनुष, बाण आदि शामिल होते थे। ये सिर्फ गांव देहात की बात नहीं है, शहरों में भी, हमारे घर के शादी ब्याह में भी मैं नहीं जानती उसे क्या बोला जाता है, लेकिन इस तरह की कलाकृतियां बनाई जाती हैं एक चार्ट पेपर पर, ताकि दीवारें जो हैं वो गंदी ना हो घर की। इन कलाकृतियों को कोहबर लिखना कहा जाता था। चिट्ठी की तरह कोहबर लिखने के लिए भी गांव वाले मेरी ही तलाश में रहते थे। अतः मैं जब तक गांव में रहा, शादी किसी के घर हो, कोहबर मैं ही लिखता रहा। एक विशेष बात यह थी कि इन कोहबर कलाकृतियों का प्रचलन सवर्ण जातियों में नहीं था। तो हर बार ये सब पंक्तियां आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि सवर्ण जातियों के जो रीति रिवाज थे, जो आर्ट फॉर्म्स थे, वो दलितों से बिल्कुल भिन्न थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सब कुछ मर्ज दिखाई देता है? इन परंपराओं से जाहिर होता है कि सदियों से चला आ रहा दलितों का यह बहिष्कृत समुदाय एक अलौकिक कला एवं संगीत का न सिर्फ संरक्षक रहा है बल्कि उसका वाहक भी है। अशिक्षा के कारण, लिपि का ज्ञान न होने के कारण दलित लोग संभवतः भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभिव्यक्ति के लिए कोहबर पेंटिंग का सहारा लिया होगा। तो हमारे पूर्वज शुरू से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं। उनके लिए जल, जंगल, जमीन बेहद पूजनीय रहे हैं और मुर्दों को दफनाने की प्रथा हमेशा से प्रचलन में रही है। वे शायद इसलिए होती होगी कि यदि किसी लाश को आप दफनाते हैं तो वो धीरे धीरे आसपास, सड़क के आसपास के लैंड के लिए मैन्योर का काम करती है। इसलिए शायद ज्यादातर जो कब्रें होती हैं, मैंने मेरठ प्रवास के दौरान जब 3 साल पापा का पोस्टिंग हुई थी तो हमारे कॉलोनी के एकदम साथ देश का दूसरे नंबर का बड़ा कब्रिस्तान था मेरठ कैंट में। और वहां पर जब हम जाते थे गर्मियों के दिनों में, कब्रों के ऊपर जो आम के पेड़ लगे हुए थे वे शायद इसी वजह से वहां पर रोपे जाते थे कि फर्टाइल हो जाता है लैंड जहां कब्र होती है वहां का।
तो उसके ऊपर ये मेरे लिए मतलब काफी नया दौर था ये सब कुछ जानने का अपने मेरठ प्रवास के दौरान। तो उसके ऊपर के उतरे हुए आम का अचार बेहद स्वादिष्ट माना जाता था और माना जाता था कि बहुत उम्दा क्वालिटी के आम होते हैं वो, जो कब्र के ऊपर वाले पेड़ के होते हैं। तो इसीलिए शायद हमारे लोग जो हैं वो दफनाते थे ताकि आसपास जो है वो जल जंगल जमीन बचा हुआ रहे। और आज भी यही सब आर्ट फॉर्म के नाम पर जो है वो हजारों लाखों रुपए में बिकती हैं। इसको बोरो कर लिया गया है, हमारे लोग गरीब के गरीब रह गए, कुछ पैसे लेकर दे देते हैं। और ऐसा ही 2019 में मुझे याद है जतवारपुर में जिद करके रतन जी को लेकर गई थी बिहार दौरे के दौरान। वहां पर जाकर मैं देखना चाहती थी कि मधुबनी पेंटिंग्स जहां से निकली हैं वे जगह कैसी होगी। मैं गई तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, जगह जगह से ईंटें बाहर आ रही हैं, गारा गिरा हुआ है। और कई कई घर तो ऐसे थे कि सिर्फ एक ही जगह दीवार खड़ी थी, उसके आसपास छप्पर सा लगा के उसको झोपड़ी की शक्ल दी गई थी। लेकिन उन टूटे फूटे घरों की दीवारों पर भी जो उम्दा पेंटिंग के नमूने उकेरे गए थे वो बेहद शानदार थे। मैं समझती हूँ कि यदि शहरों में इस तरह की पेंटिंग्स हम अपनी दीवारों पर करवाएं तो लाखों में उसका खर्चा आएगा। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों से शेयर की। शादी विवाहों के इन अवसरों पर भांड मंडलियों या नौटंकियों का आयोजन दलितों के बीच एक आम बात थी। इन अत्यंत आकर्षक मंडलियों या नौटंकियों में नाटक से लेकर गायन, तबलची, अभिनेता, स्वांग आदि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं, बल्कि वही अधपेटवा गुजारा करने वाले हरवाहे ही हुआ करते थे। ऐसे अवसरों पर एक सिद्ध हस्त कलाकार के रूप में उनकी प्रस्तुति से सदियों पुराना उनके दुख दर्द कुछ समय के लिए हवा में उड़ जाते थे। मेरे ननिहाल तरवा के एक चचेरे मौसे थे जो एक बड़े हाजिर जवाब स्वांग यानी मस्खरे थे। इन भांड मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग्य द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होता है तो रोमांचित हो जाता हूं, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतली ऊहे देरा गारी, दुख भारी हरिजन जाति सहे दुख भारी। और ऐसी ही बात जूठन में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी करते हैं कि दिन भर की मेहनत के बाद हमारे हिस्से क्या आती है, गाली। इसी तरह बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर तीखी टिप्पणियां जो नंगी सच्चाइयों को पर्दाफाश कर देने वाली होती थी, उन्हें वही हरवाहे नर्तक गा गाकर अपनी नृत्य कला को बेहद आकर्षक बना देते थे। उदाहरण के लिए, मता हो जवान मोर बलमा लरिकैया, आधी आधी रतिया क बाबा मांगे पनिया, मत जनी पियासल बाबा के ले गईले पनिया, बाबा के बोहरिया परे धरले करिहैया, ऊता लगले बोले जैसे बकरन की नैया। इसी कुरीति पर एक विरहा शैली में एक बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी कुछ पंक्तियों में कुछ गूढ़ तथ्य छिपे रहते थे, जैसे बाबा विदा करालो लरिका के मेहरिया, रहरिया में बाजे घुंघरू। तो आगे वे इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। उपरोक्त पंक्ति में छिपा गूढ़ रहस्य यह है कि गांव में अरहर के साथ उस जमाने में हमेशा सनई की भी फसल मिलाकर तैयार की जाती थी। सनई से पटसन बनता था तथा उसके फूल का साग बहुत स्वादिष्ट होता था। इसमें मूंगफली जैसी सैकड़ों फलियां लग जाती थी। उसके अंदर तीसी की तरह बीज भरे रहते थे। सनई की ये फलियां जब पककर सूख जाती थी तो उनके तने जरा भी किसी चीज के स्पर्श से हिल जाते तो यकायक इसके पूरे पेड़ से सैकड़ों घुंघरू जैसी खनक गूंज उठती थी। उपरोक्त लोकगीत में छिपा हुआ रहस्य यह है कि बाल विवाह से उत्पन्न कुरीति के कारण बालक दूल्हे की जवान पत्नी को उसका ससुर और अरहर और सनई की संयुक्त खड़ी फसल के बीच से जाने वाले रास्ते से विदा कराकर ले जा रहा है। अतः सामाजिक रूप से अमान्य व्यवहार के स्पर्श से गहन फसल के बीच सनई के पौधों से घुंघरू की
गूंजती आवाजों से सारा रहस्य उजागर हो जाता है। इसकी और व्याख्या मैं अभी आपको करती हूं। ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं। गीत गोविंदा में जयदेव द्वारा वर्णित कृष्ण के शारीरिक स्पर्श से राधा के पैरों में बंधी पायल के खनक जाने का जो रहस्य खुल जाता है, उससे कहीं ज्यादा सौंदर्य शास्त्रीय रहस्य इस अधपेटवा दलितों की सनई से उजागर हो जाता है। इस प्रकरण में सनई की फलियां राधा के पायल से कहीं ज्यादा खनकती नजर आती हैं। ऐसे ही पति के बूढ़े होने की शिकायत करती युवती का विरह इस लोकगीत में प्रफुट्टित हो जाता है। तो मुझे सीरियल का नाम तो याद नहीं है, लेकिन क्योंकि एड में मैंने देखा है, हाल फिलहाल ऐसा एक सीरियल भी शायद आ रहा है जी टीवी पर या ऐसे ही स्टार प्लस वगैरह किसी पे, जिसमें दूल्हा जो है वो बच्चा दिखाया है और उसकी पत्नी जो है वो वयस्क दिखाई है पूर्ण रूप से। तो बेमेल विवाह को लेकर ये कार्यक्रम है। अब वो किस तरह का है ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं देखती नहीं हूं टीवी। तो वही चीज का जिक्र इस पूरे विवरण में है कि उसकी जब सनई के खेत से जाते वक्त जब सनई के बीज खनकते हैं, तो उसकी वो जो मतलब विरहा से तड़प उठती है कि पूरी जवानी में एक बच्चे से उसका ब्याह कर दिया गया है, कैसे निभेगी। तो काफी मार्मिक विवरण है यदि सोचकर देखा जाए तो। और उसके आगे एक और शिकायत करती है युवती, जिसकी शादी बूढ़े से हो गई है। दोनों ही जगह स्त्री की मार्मिक वेदना इसमें झलकती है। कैसे सपरी हो भैया कैसे सपरी, मिलल हमके बुढ़वा भतार भैया कैसे सपरी, हुई है कैसे बेड़ा पार भैया कैसे सपरी। अगेन ये शब्द सुने हुए से लगते हैं ना। मैंने थोड़ा सर्च मारा क्योंकि मुझे एकदम से कोई गाना याद आया, तो सर्च मारा तो पता चला कि फिल्म बंधन में यही शब्द राजेश खन्ना जी के ऊपर पिक्चराइज हैं और अपने खास एक्टिंग के अंदाज में वो जब इस गाने की धुन पर अपनी गर्दन यूं यूं हिलाते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं। बोल कुछ इस प्रकार है, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे सपरी। तो लोक धुनों से हमेशा से इंस्पायर्ड होकर फिल्मों में भी गाने बनाए जाते रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे लोगों की जो गायन शैली होगी वो कितनी प्रभावशाली और कितनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली होगी कि बहुत से बॉलीवुड फिल्मों में उनकी लोक धुनों पर गीत तैयार किए गए हैं, जिसे सीधे सीधे चोरी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये इंस्पिरेशन माने जाते हैं कि इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं, जबकि सीधे सीधे मैं ऐसे चोरी कहूंगी कि सीधा शब्दों को उठाकर जस का तस लगा दिया गया है। और जो लोक धुन जो लोग बनाते हैं दलित, उनको कोई पैसा इस चीज का नहीं मिलता और उनकी सो कॉल्ड तथा कथित इंस्पिरेशन से बने गानों को हजारों में कमाई होती है, लाखों में इनफैक्ट। इसी प्रकार इस नाच मंडलियों में दलित समाज में किसी भी नई चीज को अंधविश्वासों के दबाव में ना स्वीकारने की भावना भी परिलक्षित होती रहती थी। उदाहरण के लिए जब सरकार अंग्रेजी डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बई दवाखाने भेजने लगी तो दलित उनसे इलाज कराने में हिचकते थे। इसलिए वे अपने लोकगीतों में इन डॉक्टरों का मजाक अपनी बीमार बकरियों के माध्यम से उड़ाने लगते थे। जैसे, हे डकडर बाबू बेमाल भैले बकरी, संझिया के चरी के अइले खेतवा में लतरी, हे डकडर बाबू बेमार भैले बकरी। तो किस तरह के दुष्प्रचार किए जाते थे अनपढ़ लोगों के, अंधविश्वासी लोगों के बीच में, कि यदि कोई सवर्ण बीमार पड़ता है तो वो नीम हकीम की बजाय सीधा डॉक्टर या नामी गिरामी वैद्य के पास जाते हैं। और वहीं पर दुष्प्रचार दलितों के बीच में किया जाता है, निरक्षर लोगों के बीच में, अंधविश्वासी लोगों के बीच में, कि डॉक्टर तो सुई लगाते हैं, उनसे जान चली जाती है, और खुद जबकि वे अंग्रेजी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाते हैं। तो ये भी एक दुष्प्रचार का माध्यम था जो दुर्भावना को ही दिखाता है सवर्णों की, कि वे कभी चाहते ही नहीं थे कि दलित जो हैं वो रिकवर भी हों, हमेशा भूखे नंगे बीमार ही रहें, ताकि उनकी सोचने समझने की ताकत जो है
जो शक्ति है वो सारी की सारी अपना पेट भरने और अपने को बीमारी से उभारने में ही निकल जाए। तो मैं तो इसे सोचा समझा षड्यंत्र कहूंगी, जो पढ़े लिखे सवर्ण लोगों के दिमागों की उपज है। इन लोक कला मंडलियों में लैला मजनू, श्री फरहाद, सुल्ताना डाकू जैसे आदि नाटकों का मंचन भी दलित कलाकार बहुत आकर्षक ढंग से करते थे। इन सभी नाटकों का अंत एक विचित्र समापन शैली में होता था। मूल नाटक के खत्म होते ही मुख्य कलाकार मंच पर आकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर दाएं बाएं हिलाते हुए नृत्य शैली में मोहले चल रे मोहले चल रे मोहले चल रे मोहले चल रे गाने लगता था। कौतूहलवश एक के बाद एक सारे कलाकार बारी बारी से मंच पर आते हैं और सभी वैसा ही करना शुरू कर देते थे। ऐसा लगता था कि मोहे ले चल रे मोहे ले चल रे कोई छूत की बीमारी थी जो सबको लग जाती थी। इतना ही नहीं, अंतोतगत्वा दर्शक भी मोहे चल रे मोहे ले चल रे गाने लगते थे। इस तरह इस लोक कला में दर्शक विलुप्त हो जाते थे। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था। बहुत सारे लोक नृत्यों और लोक गायन शैलियों का इन्होंने यहाँ पर तुलसीराम जी ने जिक्र किया है। अपने आप में यदि आप देखें तो ये किसी एनसाइक्लोपीडिया से कम नहीं है। समाज के जो लोक धुन और लोक स्वांग, गीत, रीति रिवाज हैं उसको लेकर एक छोटा मोटा एनसाइक्लोपीडिया यदि मैं इसे कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नृत्य किया जाता था जिसे दुक्कड़ कहते थे। ये बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ दो कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा दुक्कच्चड़ी नर्तक होता था। दफले की जोरदार लक्कड़ ध्वनि पर नाचने वाला व्यक्ति गोलाकार आकृति में नाचते हुए तरह तरह की कलाबाजियां दिखाता रहता था। इन कलाबाजियों में उसका मुकाबला डफलची स्वयं करता था। मेरे दादा के छोटे भाई के बड़े बेटे सुन्नर काका सिद्ध हस्त दुक्कड़ची थे। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुड़क की ध्वनि पर कहरुआ। हुड़क डमरू की आकृति वाला, उससे काफी बड़ा वाद्य यंत्र होता था जिसे कलाकार अपनी बाह के नीचे कांक में दबा लेता था तथा उसे अपनी केहुनी से बजाता था। ये बड़ा गजब का वाद्य होता था जिससे बहुत सुरीली कहरवा शैली में आवाज निकलती थी। वादक स्वयं जो कुछ गाता था उसके बीच बीच में दही दही दे नामक तकिया कलाम भी ठोंक देता था। हुड़क वाले का दही दही दे अत्यंत आकर्षक होता था। उस जमाने में भी इसी शैली के वाले कलाकार बहुत कम मिलते थे। आज के जमाने में तो संभवतः विलुप्त ही हो गए होंगे। मैं इन नाच मंडलियों तथा लोक कलाओं के पीछे एक तरह से पागल सा हो गया था। अतः दूर दूर तक गांव में मैं रात भर घूम घूम कर इन्हें देखने सुनने जाया करता था। अक्सर मैं इन नाचों को देखने के बाद देर रात हो जाने के कारण उन्हीं गांव में मैदानों तथा खलिहानों में भूसा फैलाकर बारातियों के साथ सो जाता था तथा सुबह होते ही घर वापस आ जाता था, जिसके कारण घर पर मुझे भीषण गालीयुक्त अपमान से जूझना पड़ता था। एक रोचक बात यह थी कि इस तरह की सारी लोक कलाएं सिर्फ दलितों के बीच ही केंद्रित थीं। तो हर चीज के लिए एक सेपरेट लाइन मुर्दैया में दिखाई देती है। लकीर के उस तरफ सवर्ण लोक शैलियां, उनके अपने रीति रिवाज, रस्मो रिवाज, और इधर दलित लोक गायन शैलियां, पद्धतियां और वाद्य यंत्र। तो बाद में धीरे धीरे वो लाइन जो है मिटती चली गई। और यहां पर मैं एक खास चीज का जिक्र करना चाहूंगी। मैं खुद एक कला प्रेमी हूं और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं स्पेशली जिद करके जतवारपुर सिर्फ ये देखने गई थी कि मधुबनी की जहां से शुरुआत होती है वो जगह दिखती कैसी है, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है। तो इन सब चीजों का मुझे जानने का, समझने का शौक है। उसी के चलते गोंडवाना पेंटिंग्स पर जब मैंने गहन रिसर्च शुरू करी तो मैंने पाया कि वो प्रकृति के बेहद करीब हैं गोंडवाना पेंटिंग्स। और लेकिन अब उसके 2021 के नमूनों में देवी देवताओं की तस्वीरें आने लगी हैं, जिसके ऊपर बाकायदा लिखा जाता है कि लेटेस्ट गोंडवाना आर्ट फॉर्म्स 2021। उससे पहले कई साल से मैं कला जो है
आदिवासी और दलितों की कलाओं के ऊपर स्वेच्छा से शोध करती रही हूं, तो मैंने उसमें कहीं भी ये नहीं देखा। इनफैक्ट अगर आप गोंडवाना पेंटिंग्स के ऊपर सर्च मारते हैं तो उसमें आपको आएगा कि मोर की कलाकृति, पेड़ की कलाकृति या पशुओं की कलाकृति, जलचरों की कलाकृति, संस्कृति की कला, लेकिन कहीं भी देवी देवताओं की कलाकृतियों का जिक्र नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे उसे भी मर्ज किया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई है और कितनी भीषण तैयारी की गई है हर चीज को कैप्चर करने के लिए। तो ये मुझे बहुत दुखदाई लगा कि धीरे धीरे गोंडवाना आर्ट फॉर्म को भी देवी देवताओं के आर्ट फॉर्म के में तब्दील किया जा रहा है, जिसका मुझे बहुत पीड़ा है। सवर्ण जातियों में किसी तरह की लोक कला मौजूद नहीं होती थी। शायद यही कारण था जिसके चलते इन कलाओं के साथ जाति सूचक विशेषण जुड़ गए थे, जैसे चमरुआ नाच या गाना, धुबियुआ नाच, कहरुआ धुन, गोड़ैता नाच यानी कि हुड़क के साथ आदि। तो एक क्लियर विभाजन रेखा थी, आज भी है रीति रिवाजों को लेकर, लेकिन कलाओं में सवर्णों का समावेश, उनके देवी देवताओं का समावेश तेजी से करवाया जा रहा है। इस बाबत सोचने की जरूरत है, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। इस बाबत सोचिएगा जरूर और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।